एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर है 4। ये बोर्ड एग्जाम में इसे क्वेश्चंस 3 मार्क 2 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो इसमें हम लोग मूविंग चार्जेज के बारे में पहले पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि चार्ज मूव कर रहा है तो उसके रेट ऑफ फ्लो को करंट बोलते थे, इलेक्ट्रिक करंट, कितना फास्ट चार्ज मूव कर रहा है वायर के अंदर, राइट। तो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग को पढ़ना है कि करंट फॉर्म हो गया, चार्ज के मूव करने से करंट फॉर्म हो गया, लेकिन वो करंट अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर देता है। तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बनाते हैं। एक तो नेचुरल मैग्नेट होता है, जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, वो आयरन पीसेज को अट्रैक्ट करता है, उसको नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे। लेकिन करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके पास भी एक मैग्नेटिक निडल रखने पे उसका मैग्नेटिक निडल का जो ये इंडिकेटर है साउथ नॉर्थ पोल का, वो डिफ्लेक्ट होता है करंट कैरिंग के वायर के बाजू में रखने पे। यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का दो मेरे पास तरीका है, या तो हम बार मैग्नेट रखें जो नेचुरली मैग्नेटाइज हो गया है मटेरियल वो, या दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक करंट कैरिंग वायर को ले लें, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके मुझे दे देगा, ठीक। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ वायर से कैसा मैग्नेटिक फील्ड और कितने मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, अगर हम वायर को ऐसे सोलेनॉइड जैसा बना दें, ऐसे स्प्रिंग जैसा कर दें और इसमें करंट फ्लो करा दें हम, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। या एक सर्कल जैसा अगर बना दें एक वायर को, सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कराएं, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस करेगा। इन सब फार्मूला के बारे में इसमें बताया गया है। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट एक तो बार मैग्नेट फोर्स लगाता है, आयरन पीसेज पे लगा सकता है या दूसरे मैग्नेट पे लगाता है फोर्स। करंट कैरिंग वायर भी दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। एक करंट कैरिंग वायर रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता है। जैसे एक वायर में करंट है, एक वायर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे स्ट्रेट, और इसमें करंट फ्लो करा दिया मैंने, तो ये करंट कैरिंग वायर, इसके पास में चार्ज अगर रेस्ट पे है ना, ये अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इस पे फोर्स नहीं लगा पाएगा। ये किस पे फोर्स लगाता है ये करंट कैरिंग वायर? मूविंग चार्ज पे। क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तब तो उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी कब आएगी इसमें? जब ये मूविंग चार्ज होगा। रेस्ट चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही नहीं है, तो इसीलिए रेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगता है। मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगेगा? मूविंग चार्ज पे ही लगेगा। तो अगर 1 मार्क का या 2 मार्क ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क का कि एक मैग्नेट के बगल में रेस्ट चार्ज को रख दें तो उस पर फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। करंट कैरिंग वायर के बगल में चार्ज को रेस्ट पे रखें तो नहीं लगेगा, मूव करते हुए चार्ज पे लगेगा फोर्स, राइट। तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब एक मैग्नेट फोर्स किस पे लगा सकता है? तो करंट कैरिंग वायर पे लगा सकता है, रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है ये। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे कैसे कर सकते हैं? तो एक नेचुरल मैग्नेट से या करंट कैरिंग वायर से, दो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। फिर मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इसका डेफिनेशन है कि द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेटिक मटेरियल कैन एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये मैग्नेटिक है, इसका मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसके सराउंडिंग में ये कहाँ तक दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, उतने रीजन को बोलते हैं कि इसका फील्ड वहाँ तक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आयरन पीसेस को रखे यहाँ पे, तो इसने फोर्स लगाया इसके सराउंडिंग में, यहाँ तक इसने फोर्स लगाया आयरन नेल पे, और इस बाउंड्री के बियॉन्ड इधर रखे तो ये फोर्स ही नहीं लगा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उधर उसका फील्ड नहीं है। समझ गई? फील्ड का मतलब हुआ कि जहाँ तक उसका इफेक्ट देखने को मिले, जिस रीजन में, उसके सराउंडिंग में, उतने रीजन में बोलते हैं कि उस मैग्नेट का फील्ड है। ओके। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़े थे
कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई, राइट, F इक्वल टू क्यू ई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो चार्ज मूविंग है, मतलब इस चार्ज के पास v वेलोसिटी है, तो मूविंग चार्ज पे मैग्नेट भी फोर्स लगा देता है। तो मैग्नेट मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है क्यू वी क्रॉस बी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने का फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, चार्ज और कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इसका प्रोडक्ट। सिंपल है ये। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक, ये एफ मैग्नेटिक का फॉर्मूला है क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी। दो फॉर्मूला ये याद रखना चाहिए, मैग्नेटिक का है क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का है ओनली क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला हो गया क्यू ई और मैग्नेटिक का हो गया क्यू वी क्रॉस बी। अगर एक किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है, एक रूम है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, मतलब उसके रूम में वॉल्स पे मैग्नेट रखा हुआ होगा, बड़ा मैग्नेट, तो रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मान लेते हैं, चार्जेज होंगे साइड वॉल पे, तो रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया है। और ऐसे रूम में चार्ज अगर रेस्ट पे रहेगा तो उस पर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। यानी एक रूम में मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है, लेकिन अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर वो मूविंग है तो दोनों लगेगा। अगर मूविंग है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लगेगा ही, साथ ही साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगेगा, राइट। तो दोनों फॉर्मूला याद रखना है, दोनों को एक कॉमन नेम है। इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स को एक साथ हम लोग बोल सकते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स किन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो ये लॉरेंज फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन एकदम आसान है निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो वो ई के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू इंटू ई। तो क्यू तो स्केलर है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या उधर ही फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिव। निगेटिव तो उल्टे डायरेक्शन में लगता है, ये पता ही है हम लोग को, लेकिन फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पर। लेकिन मैग्नेटिक के लिए अलग है, मैग्नेटिक फोर्स लगाने का रूल अलग है, वो फ्लेमिंग के रूल से आता है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, राइट। तो कैसे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे? देखिए, लेफ्ट हैंड में 3 फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर रखना है, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब रखना है, ठीक है। तो उसमें से इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा, ये मैग्नेटिक, अभी लिख लेंगे ये तीनों ना, तीनों देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कौन सा करेगा? मेरा इंडेक्स फिंगर, मतलब आई मैंने लिख दिया। और चार्ज जिधर मूव करेगा ना उसके वेलोसिटी को मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा। तो जिधर चार्ज मूव कर रहा है ये वी के डायरेक्शन में मुझे रखना है मिडिल फिंगर को, तो मैं एम लिख दिया। तो थंब जिधर आएगा उधर फोर्स आ जाएगा, थंब की तरफ क्या आ जाएगा? फोर्स। तो ये थंब इंडिकेट टी लिख दे रहे हैं थंब के लिए, थंब आ जाएगा फोर्स के लिए। अभी जो रूल हम लोग पढ़े ये सब पॉजिटिव चार्ज पे लागू होगा, ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो निगेटिव चार्ज पे नहीं लागू होगा। कैसे चार्ज के लिए है ये? पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर चार्ज हुआ निगेटिव तो इस रूल से जो भी आंसर आएगा उसका 180 उल्टा करके लिखेंगे, मतलब साउथ आया तो नॉर्थ लिखेंगे, ईस्ट आया तो वेस्ट लिखेंगे। क्लियर? तो फ्लेमिंग का रूल अप्लाई किस पे होगा? पॉजिटिव चार्ज पे। तो आइए अभी हम इधर 2 चार्ज दिया है, पॉजिटिव भी दिया है और निगेटिव भी, तो पहले पॉजिटिव पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड जिधर था उधर क्या रखने को बोला था? कौन से फिंगर को? लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को।
तो ठीक है, इंडेक्स फिंगर इधर रख लीजिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो जहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है इधर इंडेक्स फिंगर रखना है अभी आपको। फिर जिधर वेलोसिटी है उधर मिडिल फिंगर रखना है। तो क्या वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर की तरफ है, जिधर ये प्लेन बनाया है उधर है, तो जिधर वेलोसिटी है उधर रखना है मिडिल फिंगर को। तो थंब देखिए किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है कि नहीं, जिधर इसने फोर्स लिखा है। ठीक है, निगेटिव चार्ज पे अप्लाई करेंगे तो रिवर्स कर देंगे उल्टा। जैसे यहाँ निगेटिव चार्ज बाजू में दिया हुआ है, इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए निगेटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर मैंने क्या रख दिया, इंडेक्स फिंगर। इधर रख दिया मैंने इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ऐसे प्लेन से ऐसे बाहर आता हुआ ऐसे रख दिया। फिर जिधर वेलोसिटी है, मतलब ऊपर वेलोसिटी है, तो ऊपर की तरफ जैसे ही मैंने रखा मिडिल फिंगर तो थंब इधर आ रहा था, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है ना, तो निगेटिव चार्ज पे उल्टा लिख देंगे इधर। बस समझ में आ गया। हाँ, फिर है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मैंने थ्रो किया तो क्या होगा उसका देखते हैं। तो चार्ज पार्टिकल को ऐसे वी वेलोसिटी दे दी है, वी वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस का मतलब होता है कि प्लेन के अंदर घुसता हुआ, मतलब आपका स्क्रीन, लैपटॉप, टैब जो भी देख रहे हैं उस स्क्रीन के अंदर घुसता हुआ, बाहर से उसके अंदर। ठीक है, तो अभी फ्लेमिंग का रूल लगाते हैं, किधर फोर्स लगेगा इस पे देखते हैं। अगर ये इसमें इधर वेलोसिटी है, जिधर वेलोसिटी है उधर कौन सा रखते हैं फिंगर, लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर ना वेलोसिटी, थंब तो फोर्स देता है, तो इधर वेलोसिटी हम लिए तो इधर मिडिल फिंगर रखे। और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस के जैसा। तो क्रॉस मतलब आपके स्क्रीन के अंदर घुसता हुआ, तो अंदर की तरफ स्क्रीन के अंदर रखे। अंदर मतलब इस तरह से रखना है जैसे कि स्क्रीन पे कोई ऊपर से ऐसे किल ठोक रहा है, आयरन नेल ऊपर से हैमर से ठोक रहा है, वैसे अंदर जाता हुआ। और हाँ क्या हो गया, इंडेक्स फिंगर अंदर हो गया स्क्रीन के अंदर, और थंब किधर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, वाई एक्सिस की तरफ। तो बताए, थंब नहीं, मिडिल फिंगर किधर हो गया, वाई एक्सिस की तरफ, और इंडेक्स फिंगर हो गया अंदर की तरफ। तो थंब किधर आया, सेंटर की तरफ। किधर आया, सर्कल के सेंटर अंदर आया। तो यानी अगर इसको मैं ऊपर की तरफ थ्रो करूँगा ऐसे, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, इसको ये मैग्नेटिक फोर्स बोलेगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने लगेगा उसको, यानी वो आगे नहीं जाके सर्कल में घूमने की कोशिश करने लगेगा, है कि नहीं। फिर जब ये ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी उस वक्त लेफ्टवर्ड होगी, राइट, मैंने सही है ना, लेफ्ट की तरफ होगा ना वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी इस पे फोर्स किधर लगेगा अभी चेक करते हैं, फिर से रूल लगाते हैं। तो जिधर वेलोसिटी है उधर मिडिल फिंगर रख दिए लेफ्ट हैंड के, और इंडेक्स फिंगर को स्क्रीन के अंदर की तरफ रखे। तो इस बार थंब फिर से सेंटर की तरफ आ रहा है कि नहीं, इधर आ रहा है थंब फोर्स। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली सर्कल में घूमते रहेगा, और इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करते रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक। तो ये सीधे नहीं निकल कर ये बेचारा ट्रैप हो जाएगा अंदर और सर्कल में ही घूमते रह जाएगा, है कि नहीं। ये भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एफ बोले मैग्नेटिक फोर्स उसको सेंटर की तरफ हमेशा खींचते रहेगा। तो ये ऐसे सर्कल में घूमने लगेगा। क्लियर। अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो कुछ तो रेडियस आना चाहिए सर्कल का। तो उस रेडियस का फॉर्मूला अभी हम लोग देखेंगे, जो फार्मूला होगा mv/qb, जिसको निकालना एकदम आसान है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है, कोई भी पार्टिकल, ये फार्मूला अभी डिराइव एक ही लाइन में हो जाएगा। देखिए, सर्कल में कोई भी पार्टिकल घूमेगा तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, राइट। और यहाँ पे ये कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स QVB, QV क्रॉस B था, तो QV क्रॉस B का वैल्यू QVB sin थीटा आएगा। और यहाँ तो 90 डिग्री पे है ना, मैग्नेटिक प्लेन के परपेंडिकुलर है,
तो ठीक है, क्यू वी एम वी स्क्वायर बी आर क्यू वी भी आ गया, इससे एक भी कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ एक भी कैंसिल हो गया। तो आर इक्वल टू क्या आया, एम वी बाई क्यू बी। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा रीअरेंज करने पे, एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, आया ना समझ में ये। फिर अगर आर मिल गया मुझे, आर, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है एक फार्मूला। वी क्या होता है, टेंजेंशियल स्पीड। सर्कल में ऐसे घूम रहा है ना सर्कल में, तो ऐसे टेंजेंट की तरफ जाने को बोलते हैं टेंजेंशियल स्पीड, और एंगल बनाने को बोलते हैं एंगुलर स्पीड। कितना जल्दी जल्दी एंगल बना रहा है वो। तो ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला हो गया क्यू बी अपॉन एम। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे हमने थ्रो किया, ऐसे परपेंडिकुलर पूरा थ्रो किया मैग्नेटिक फील्ड में, तब तो ये सर्कल करता है, सर्कल। लेकिन अगर किसी ने इस चार्ज पार्टिकल को एंगल पे थ्रो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड पे किसी एंगल पे थ्रो कर दिया, तो उसका इसका रिजोल्यूशन करने से दो कंपोनेंट आ जाएगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को किसी ऐसे एंगल पे थ्रो कर दिया, इस तरह से ऐसा कोई टेढ़ा एंगल पे थ्रो कर दिया ऐसे, तो उसका एक कंपोनेंट आगे की तरफ भी तो आ जाएगा, जो कि उसको स्पीड बढ़ाएगा, उसको पैरेलल कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो होगा ना, वो उसको सर्कल में घुमाएगा, और सीधे कंपोनेंट पैरेलल आया था उसको आगे भी धक्का देते रहेगा आगे की तरफ। तो इस तरह से वो सर्कल में घूमते घूमते और आगे भी निकलने लगेगा। तो इस पाथ को हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो हेलिकल पाथ में ये दो लूप के बीच के गैप को पिच बोलते हैं। दो लूप जो बन रहा है ना, इन दो लूप के गैप को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को, एक लूप से दूसरे लूप के बीच के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है पिच। और इसका रेडियस जब लिखना होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग देखे थे, एम वी बाई क्यू बी आया था ना। तो उसमें एम वी बाई क्यू बी लिखेंगे ना, तो ध्यान रखना है पूरा वी नहीं लिखेंगे, सिर्फ वी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिखेंगे, वी परपेंडिकुलर। क्योंकि सर्कल में घुमाने में खाली ये परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी का पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पैरेलल वाला पार्ट तो उसको उसका पिच बनाने में हेल्प कर रहा है। बायोट सेवर्थ लॉ इस बार है। इसके बाद बायोट सेवर्थ लॉ क्या बताता है कि एक करंट कैरिंग वायर है, किसी भी आर्बिट्रैली ऐसे स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, कोई भी कर्व लाइन है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एक वायर में, ठीक। तो इस वायर से आर डिस्टेंस दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। जिधर करंट फ्लो करेगा उधर थंब रख देंगे, जिधर करंट फ्लो करेगा उधर क्या रख देना है, थंब। ऊपर करंट जा रहा है तो ऊपर की तरफ थंब। और जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना, जैसे मुझे पी पॉइंट पे पूछा है, तो पी पॉइंट को ऐसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करना है, या ऐसे समझें कि आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दीजिए। राइट हैंड के थंब को किधर को रख देंगे, करंट के डायरेक्शन में। और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, वहाँ पे ऐसे समझेंगे कि कोई मच्छर बैठा हुआ है, तो मच्छर को ऐसे मारने के लिए हाथ के फिंगर को क्या इधर अंदर की तरफ करना पड़ेगा, स्क्रीन के अंदर की तरफ, या पकड़ना है, मच्छर को पकड़ना है हाथ में। तो इधर थंब रखे हैं, इधर की तरफ थंब, और इस मच्छर को हमको पकड़ना है, तो मेरा फिंगर किधर जाएगा, स्क्रीन के अंदर जाएगा कि बाहर आएगा। थंब को टेढ़ा नहीं करना है, थंब को ऊपर ही रखे रखे पकड़ना है मुझे। थंब को ऐसे ऊपर ही रखे हुए और उस मच्छर को पकड़ना है हाथ में ऐसे। तो क्या अंदर स्क्रीन के अंदर जाएगा मेरा फिंगर, बाकी का फिंगर थंब को छोड़ के अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस से इंडिकेट किया जाएगा। देखिए क्रॉस से किया है, क्रॉस मतलब होता है अंदर जाना। तो इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। अगर इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड पूछता है ना, इसके लेफ्ट साइड में, ये करंट कैरिंग वायर है और इसके लेफ्ट साइड में पूछता, तो डॉट होता, इधर क्या होता, डॉट, राइट। क्योंकि थंब को ऊपर रखिए, थंब को ऊपर रखेंगे तो इधर मच्छर है, उसको उड़ाना है मच्छर को, तो बाहर की तरफ आएगा कि नहीं, फिंगर स्क्रीन से बाहर आएगा, ठीक।
अभी ये तो डायरेक्शन निकालने के लिए हो गया, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना प्रोड्यूस होता है, तो ये बोले कि करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो। फिर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कुल मिला के इन्होंने ये फार्मूला दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू। इसी फार्मूला को बोलते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। अब इसमें आई क्या है, करंट कैरिंग वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। डी एल क्या है, डी एल स्मॉल लेंथ है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा सा लेंथ है कोई, उसको बाद में इंटीग्रेट करने पे पूरा लेंथ वायर का आ जाता है। और आर है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, वो डिस्टेंस है। ओके, इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। ये याद रखना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10⁻⁻7। और सबका यूनिट देख लेते हैं, कुछ यूनिट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, ओके। और एक दो और यूनिट, पोल स्ट्रेंथ जो होता है ना, साउथ नॉर्थ पोल, उसका यूनिट अलग से लिख लेंगे। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट लिखिए एम्पियर मीटर, जब भी पोल स्ट्रेंथ बोले उसका एम्पियर मीटर लिख देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। और म्यू नॉट को यहाँ बोलते हैं परमिबिलिटी नाम है, जैसे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, एप्सिलॉन नॉट उसको बोलते थे परमिटिविटी। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट है ना, उसका नाम क्या है, परमिबिलिटी। इसका नाम है परमिबिलिटी, ठीक है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करके डिफरेंट सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया है, जिसमें से एक है सर्कुलर वायर के एक्सिस पे सेंटर से पास होता हुआ यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सर्कुलर वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इतना फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला में आई कैप, खाली डायरेक्शन आई कैप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये वैल्यू याद रखिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और नीचे 2x² प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इसमें म्यू नॉट तो हम लोग को पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 था, तो खाली म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और आई मतलब सर्कुलर वायर में करंट कितना फ्लो किया, वो आई हो गया। आर सर्कुलर वायर का रेडियस कितना था, और एक्स क्या है, यहाँ पे इस सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये एक्स है, ठीक है। एक्स क्या है, सर्कुलर वायर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। और ये इसका खुद का रेडियस कितना है, आर। सब समझ में आ गया टर्म इसमें। अगर इसमें मैं x को 0 रख दूं तो कहाँ पे चला जाऊंगा मैं, सर्कल के सेंटर पे। जैसे सेंटर से x दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने निकाला ये, तो अगर x को 0 रख दिया जाए तो क्या सर्कल के सेंटर पे आ जाएंगे। देखिए ये x था ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले, तो x को 0 कर देंगे तो क्या यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड दे देगा सर्कल के सेंटर का। तो सर्कल के इसमें x 0 कीजिए, ऊपर वाले इक्वेशन में जहाँ भी x है उसको 0 कर दीजिए, तो ये 0 हो गया। तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई और ऊपर आर स्क्वायर और नीचे 2 टाइम्स, और x तो हो गया है 0, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2 में 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यू आया। तो आर स्क्वायर से ये आर क्यू कटा तो म्यू नॉट आई बाई 2r आया कि नहीं, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये आई खाली डायरेक्शन बता रहा है, ये फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई खाली इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखना है, म्यू नॉट कैपिटल आई बाई 2r। यानी सर्कुलर वायर के सेंटर पे फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये नेक्स्ट है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। जैसे गॉस लॉ बताया कि सिमिलर है, ये गॉस लॉ के सिमिलर है। गॉस लॉ में क्या था, गॉस लॉ में था कि गॉस लॉ में था E.ds का इंटीग्रेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और
उसके सरफेस एरिया जिसके अंदर कुछ चार्ज इनक्लोज्ड है, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू होता था क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्साइलॉन नॉट, जिसमें क्यू इन क्या होता था, ये डी एस मतलब सरफेस होता था, वहाँ सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पे बी डॉट डी एल में कि कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में डी एल मतलब इमेजिनरी, जैसे गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ पे गॉसियन लूप लेंगे, एम्पीरियन लूप बोलते हैं, गॉसियन नहीं, ये एम्पियर है इसलिए एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन सरफेस नहीं लेना होता है, गॉस के लिए क्लोज सरफेस लेते थे, चार्ज को बंद करते थे चारों तरफ से। और मुझे यहाँ पे करंट कैरिंग वायर को बंद करने के लिए एक रिंग लेना पड़ेगा, क्या रिंग जैसा कुछ लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये सरफेस न होकर ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस जैसे होता था, यहाँ पे एम्पीरियन लूप बोलेंगे, क्लोज लूप एक ले लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल मतलब इस लूप का लेंथ, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो लूप लेंगे उसका क्या आ जाएगा, 2πr आ जाएगा लेंथ जैसा, ठीक है। ये किसके इक्वल आता है, तो इस लूप को के अंदर से कितना करंट कैरिंग वायर पास हुआ है उसको बोलेंगे आई इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इनक्लोज्ड। एम्पियर लॉ में क्या करना होता है मुझे, जैसे गॉस लॉ में क्यू इनक्लोज्ड था, तो एम्पियर लॉ में किसी एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है, एक वायर का करंट है I1, दूसरे का है I2, तीसरे का है I3, और तीनों वायर एक रिंग के अंदर से पास हो रहा है। तो हम लोग एम्पीरियन लॉ इसमें ये लगाएंगे, अगर पूछेगा इस रिंग के सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसके सरफेस पे, तो हम लिखेंगे B, और DL मतलब 2πr लिख देंगे, पूरे रिंग का सरकमफेरेंस, इक्वल टू इसके अंदर से 3 वायर गया है करंट कैरिंग I1, I2 एंड I3, तो हम लिख देंगे B इंटू 2πr इक्वल टू आई इनक्लोज्ड, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, और इन सबका इंटू म्यू नॉट, जैसे वहाँ एप्सिलॉन नॉट करते थे, यहाँ इंटू क्या कर देंगे, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट पासिंग थ्रू दैट एम्पीरियन लूप। तो एम्पियर लॉ का यूज करके सबसे पहले निकाला गया है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो एक स्ट्रेट वायर यहाँ पे है, इस पे करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आई, और इससे आर डिस्टेंस पे मुझे बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया है। तो हम आर डिस्टेंस पे एक एम्पीरियन लूप बना लेंगे, सिमेट्रिकल बनाना है ताकि वायर हर तरह से एक जैसा हर तरह से ये लूप क्लोज हो। ओके, तो ठीक है, इसको यहाँ इससे आर डिस्टेंस पे पूछा था कि बताइए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम एक एम्पीरियन लूप ले लिए। तो अब इसमें एम्पियर लॉ मैं लगा रहा हूँ। एम्पियर लॉ क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी लिख दीजिए, और जो एम्पीरियन लूप लिए हैं उसका सरकमफेरेंस क्या 2πr आएगा, वो इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स, इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स, इस लूप के अंदर तो एक ही वायर आया जिसमें आई करंट रहा, तो अभी क्या आंसर आ गया, देखिए B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr, ये 2πr उधर जाके डिवाइड हो गया, 2πr इधर जाके डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया कि नहीं, म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो यानी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पे दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई बाई 2πr, म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो अभी दो फार्मूला याद रखना है, सर्कुलर वायर के सेंटर वाला, सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट आई, क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r था, पाई नहीं लगा हुआ था। और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई बाई 2πr, बस पाई लग गया है, तो याद करने में भी आसान है। सर्कल के सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई खाली 2r था, और यहाँ 2πr है, पाई बस एक्स्ट्रा टर्म आया है। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड क्या होता है, पहले इसको मैं बता देता हूँ। तो
सोलेनॉइड, टोरॉइड सिलेबस में नहीं है, ओनली सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड एक वायर, ऐसे वायर का स्पाइरल वाइंडिंग किया हुआ है इस तरह से। ये हवा में भी कर सकते हैं और इसके बीच में कुछ एक सपोर्ट के लिए मैग्नेटिक मटेरियल भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक आयरन के ऊपर भी ऐसे वाइंडिंग कर सकते हैं, तो इसको सोलेनॉइड बोल दिए। या ऐसे भी एक, ये तो स्ट्रक्चर अंदर हम क्यों लिखे, हम डायरेक्ट सिंपली वायर को भी ऐसे रख लेंगे इस तरह से। तो इसको भी इस स्ट्रक्चर में करंट अगर फ्लो करा दें बैटरी से ऐसे करंट फ्लो कराएंगे तो ये कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड एक बनाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सोलेनॉइड, इस स्ट्रक्चर को। अब ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो एम्पियर लॉ का यूज करके, और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करके आता है म्यू नॉट एन आई। कितना निकालता है ये, म्यू नॉट एन आई फील्ड प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट तो पता ही है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं है, एन यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लीजिए है 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ टर्न है 1 2 3 4, 4 टर्न है, राइट। 1 2 3 4 टर्न है ना, और यहाँ से यहाँ का लेंथ है 10 मीटर। तो एन का वैल्यू 4 नहीं लेंगे, एन का वैल्यू लेंगे 4/10, यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। 4 टर्न है, 10 मीटर में 4 टर्न, तो 1 मीटर में कितना, 4/10। तो एन है नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, इसमें कितना करंट बैटरी ने सप्लाई किया है, इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट एन आई हो गया। अब आइडियल सोलेनॉइड जो रहता है ना, एक होता है आइडियल सोलेनॉइड और एक जनरल सोलेनॉइड होता है। तो आइडियल सोलेनॉइड में फील्ड यूनिफॉर्म होता है। आइडियल सोलेनॉइड के अंदर का फील्ड, ये फील्ड कहाँ का है पता है, इस लूप के अंदर का है, लूप के बाहर का नहीं, इनसाइड लूप था। और ये फील्ड आइडियल सोलेनॉइड के लिए क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। और अगर आइडियल सोलेनॉइड नहीं है तो किनारे में फील्ड कम होता है और बीच में ज़्यादा होता है। किनारे में फील्ड इसका होता है, हाँ, आधा फील्ड हो जाता है, आधा। किनारे में कितना होता है, आधा। जैसे ऐसे सोलेनॉइड बनाया हुआ है एक, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक सोलेनॉइड ऐसे, तो इसका सेंटर पे तो फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, लेकिन किनारे अगर आइडियल नहीं है तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, आधा। मतलब इस किनारे हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, और बीच में क्या रहेगा, बीच वाले रीजन में म्यू नॉट एन आई। आइडियल किसको सोलेनॉइड बोलते हैं, ऐसा सोलेनॉइड जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, इन कंपेरिजन टू रेडियस। मतलब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज फार फार ग्रेटर देन रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड। तो ऐसे सोलेनॉइड को क्या बोलेंगे, आइडियल सोलेनॉइड। तो कोर्स ऑफ स्टडी में खाली आइडियल सोलेनॉइड ही है, नॉन आइडियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। उसके फिर भी फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आइडियल नहीं है सोलेनॉइड तो उसके किनारे पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 लेंगे, और आइडियल सोलेनॉइड है तो किनारे भी म्यू नॉट एन आई और बीच में भी म्यू नॉट एन आई। ये म्यू नॉट एन आई हो गया सोलेनॉइड का फॉर्मूला। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास। अगर इसमें करंट फ्लो किया तो ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इसके पास में भी एक वायर है, उसमें भी करंट है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड में करंट यानी मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है, मूविंग चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स। और करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है। यानी कि एक करंट कैरिंग वायर के बाजू में दूसरे करंट कैरिंग वायर को रखेंगे ना तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाने लगता है ये, राइट। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो ये वायर एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये दोनों वायर आपस में चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव, उन दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होता है, और उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 पाई टी। इसमें क्या क्या टर्म है ज़रा बताइए,
म्यू नॉट तो वही कांस्टेंट है। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों वायर के बीच फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है। आई ए मतलब एक वायर में करंट, और आई बी मतलब दूसरे वायर में करंट, और 2 पाई तो कांस्टेंट है, और डी दोनों वायर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। तो इससे मोटर भी ऐसे ही बनाया जाता है इसी कॉन्सेप्ट पे। तो इस करंट कैरिंग लूप में देखते हैं कैसे टॉर्क लग रहा है। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है एक रेक्टेंगुलर लूप को, और इसको ये कार्बन ब्रशेज इधर लगे हुए हैं, और स्प्लिट रिंग लगा हुआ है। इस रिंग को कैसा रिंग बोलते हैं? आधा आधा लगा हुआ है तो उसको स्प्लिट रिंग। तो ऐसे स्प्लिट रिंग है, और उसको कार्बन ब्रशेज लगे हुए हैं यहाँ कि उसके ऊपर स्लाइड करेगा वो, है ना। अगर उसको वेल्डिंग कर देंगे तो उलझ जाएगा वायर एक दूसरे में, राइट। जब वो रोटेट करेगा तो एक दूसरे में वायर फंस जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे साइकिल में ब्रेक होता है वैसे ही ब्रेक जैसा लगाया हुआ है कि उस मेटल का ही कांटेक्ट में रहेगा। और करंट इधर से जैसे ही बैटरी ने करंट भेजा, इस बैटरी ने जैसे ही करंट इधर भेजा, तो क्या ए से बी करंट चला गया? ए से बी करंट गया तो, और इस ये दो मैग्नेट के बीच में रखा हुआ था, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर? नॉर्थ से साउथ। तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई देखिए करते हैं, नॉर्थ से साउथ, यानी कि इंडेक्स फिंगर को नॉर्थ से साउथ रख देंगे। अभी हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ इधर इंडेक्स फिंगर को रख देंगे। फिर करंट जिधर जाता है उधर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, तो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ हम मिडिल फिंगर को रखेंगे। इंडेक्स फिंगर को किधर से किधर रखे थे? नॉर्थ से साउथ की तरफ। फिर ए से बी की तरफ रखे मिडिल फिंगर को, तो थंब किधर आया? स्क्रीन के नीचे की स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ, फिर से अंदर आएगा, अंदर आएगा। ट्राई ट्राई कीजिए, फिर से अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है? इंडेक्स फिंगर अगर हम इधर रखेंगे, इधर आई लिख दिए, और इधर ए से बी रख दिए मिडिल फिंगर, तो थंब पक्का अंदर आएगा। लेफ्ट हैंड से करेंगे तो थंब नीचे आ रहा है, नीचे, तो ये ए बी वायर अंदर घुसने लगेगा, अंदर, ठीक है। वैसे ही सी डी में डी से सी करंट जाएगा कि सी से डी आएगा? सी से डी, क्योंकि प्लस से निकल कर गया है तो सी से डी की तरफ चलेगा करंट। तो सी डी जो है ना, देखिए ए बी अंदर गया था ना अंदर, तो सी डी ऐसे बाहर निकलेगा। सी डी पे देखते हैं किधर फोर्स लग रहा है। ए बी तो अंदर लग गया, मैंने वो अंदर घुस रहा है। सी डी में करंट इधर है, तो इंडेक्स फिंगर, हाँ अभी आ रहा होगा साउंड, ठीक है। सी डी पार्ट में निकाल रहे हैं, सी डी पार्ट। तो सी डी में तो करंट सी से डी है, तो सी से डी इधर की तरफ कौन सा फिंगर रखेंगे? मिडिल फिंगर रखेंगे लेफ्ट हैंड का। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहेगा ऐसे। तो थंब देखिए ऊपर आ रहा है। लेफ्ट हैंड का अगर मैं मिडिल फिंगर इधर रखूँ, इंडेक्स फिंगर इधर रखूँ, तो थंब ये ब्लू वाले लाइन की तरफ आ रहा है। तो अब ये रोटेट करना चालू कर देगा। ए बी अंदर जा रहा है और सी डी ऊपर आ रहा है। ए बी अंदर गया था और सी डी ऊपर आने लगा, तो ये रोटेट कर जाएगा ना। तो इस पे एक टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क कितना आता है? तो इस टॉर्क का वैल्यू आया है निकालने पे, ये इस पे टॉर्क अभी जो लगा वो आई ए बी आएगा, आई इंटू बी। अब इसमें ए क्या है? ए एरिया है लूप का। ए इक्वल टू स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी है। स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? रेक्टेंगुलर लूप का दो साइड है। स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? रेक्टेंगुलर लूप का साइड। ऐसे रेक्टेंगल था ना, रेक्टेंगल जैसा, ऐसे रेक्टेंगल जैसा जो था, तो इसका एक साइड एल है और एक साइड का लेंथ क्या है? बी। तो एल इंटू बी करने से एरिया आया लूप का। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है। तो टाउ इक्वल टू आई ए बी में ए तो एरिया ऑफ लूप हो गया, मतलब एल इंटू स्मॉल बी, और बी मैग्नेटिक फील्ड हुआ। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो है, ओके बोलते हैं। तो अभी जो फॉर्मूला हमारा आया, टॉर्क इक्वल टू क्या आया था फॉर्मूला? टॉर्क इक्वल टू आई ए बी।
इसमें I इंटू ए को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये एक वर्ड लिख लेंगे हम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और I का यूनिट एम्पियर और एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, क्लियर है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इंटू ए हो गया। अब फॉर्मूला आया था, टॉर्क का फॉर्मूला था IAB, तो IA के जगह पर हम खाली क्या लिख देंगे? M। I इंटू ए के जगह पर ओनली M होगा ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो M क्रॉस B टॉर्क हो गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला M क्रॉस B आया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले से रिलेट भी किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता था P क्रॉस E, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था P और E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और B मैग्नेटिक फील्ड है, तो सिमिलर आया है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सियल और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक्सियल लाइन का फॉर्मूला था 2kp/r3 और इक्वेटोरियल का था ओनली kp/r3। ये kp क्या है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 2kp/r3 में k वही कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 9 × 10⁹ था जिसका वैल्यू, और p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। p क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो उसके सिमिलर यहाँ भी फॉर्मूला होगा। यहाँ पे k के जगह पर μ0/4π हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में k था यहाँ पे उसके जगह पर क्या लिखना है? μ0/4π। और 2 है तो यहाँ भी देखिए 2 है, और वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p था, 2 के जगह पर 2 हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p था तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m लिखना है, राइट। और ये RQ है तो नीचे XQ लिखा है, XQ। तो करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे ही एक करंट कैरिंग लूप है। तो ये इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल है। इक्विवेलेंट टू क्या है? ये एक करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप ऐसे है, तो ये एक बार मैग्नेट के जैसा है, जैसे इधर साउथ पोल हो और इधर क्या हो? नॉर्थ पोल। उसके इक्विवेलेंट है एक करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग लूप अगर उसके इक्विवेलेंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला वही है μ0/4π 2m/x3। और इसके सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? k μ0/4π की जगह पर k और 2m की जगह पर 2p था, और नीचे XQ था, वहाँ RQ भी लिख सकते थे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है? kp/RQ के इक्विवेलेंट है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे था kp/RQ। तो k के जगह पर μ0/4π और p के जगह पर m और RQ के जगह पर RQ। तो क्या याद रखना है हम लोग को कि एक करंट कैरिंग लूप जो है होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? प्लस और माइनस चार्ज सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, है कि नहीं। तो पूछेगा व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल, तो लिखेंगे कि या तो बार मैग्नेट रख दीजिए, वो मैग्नेटिक डाइपोल है साउथ नॉर्थ पोल। और अगर वो नहीं है, आप करंट कैरिंग वायर को बताना चाहते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर ऑल्सो प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग वायर में स्ट्रेट वायर एक डाइपोल के इक्विवेलेंट नहीं है, सर्कुलर वायर डाइपोल के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और उसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी याद हो गया हम लोग को, एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे भी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में है कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है सर्कुलर पाथ में। तो अभी हमने पढ़ा कि सर्कल में ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है सर्कुलर पाथ में, तो वो एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो उसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, m होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया, है कि नहीं। करंट का वैल्यू क्या होगा? चार्ज बाई टाइम। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसका टाइम पीरियड t है तो करंट होगा
चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाई टाइम, Q/T हो गया करंट इक्वल टू, ठीक है। और अगर इसके एरिया से रेडियस, तो एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग पढ़े ही हैं या केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो πr² अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो करंट इंटू πr² मिलकर क्या बन जाएगा, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। ये गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे काम करता है ये। तो गैल्वेनोमीटर में एक बीच में सपोर्ट कोर दिया हुआ है और उसमें वाइंडिंग किया हुआ है ऐसे से वायर, ये ऐसे देख रहे होंगे, यहाँ पे वायर है ऐसे वायर, ये वायर ऊपर का 1 2 3 4 है, फिर अंदर से घूम के बनाया गया है, वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर, राइट। और इसको एक मैग्नेटिक हॉर्स शूज ऐसा मैग्नेट के बीच में रख दिया गया है ताकि हमेशा ये रेडियल बना रहेगा, उसके रेडियस की तरफ हमेशा रहे, रेडियस की तरफ रहे, ठीक ना। फिर जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, करंट जैसे ही फ्लो करे वो मुझे इंडिकेट कर दे, डिफ्लेक्शन दिखाए, क्या दिखाए, डिफ्लेक्शन। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, तो अभी हमने सीखा कि करंट कैरिंग लूप टॉर्क एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क, अभी सीखे थे हम लोग। तो इस लूप में जैसे ही करंट कहीं से आएगा, करंट से कनेक्ट करेंगे, करंट आएगा तो इस पर टॉर्क एक लगेगा, जिससे ये इंडिकेटर आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ये इस पे निडल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि करंट फ्लो किया सर्किट में। तो गैल्वेनोमीटर का काम मेज़र नहीं करना है कि कितना करंट है, बस डिटेक्ट करना है कि करंट फ्लो किया कि नहीं किया, ठीक। फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है गैल्वेनोमीटर में, उसमें फर्स्ट ये फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट फार्मूला, टॉर्क इतना लगता है उसके ऊपर। अब ये K∅ क्या है देखिएगा ध्यान से, वो जब रोटेट करता है ना, करंट फ्लो करने से वो रोटेट करेगा लूप, तो उसके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। स्प्रिंग क्यों लगा रहता है, क्योंकि एक बार डिफ्लेक्शन हो गया तो फिर वो रिटर्न लाना है कि नहीं, उसको रिटर्न नहीं लाएंगे तो वो बिना करंट फ्लो कराए भी डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा ना बाद में, है कि नहीं। तो उसको वापस लाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए, बराबर। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जैसे ही मैंने फ्लो कराया, तो करंट फ्लो कराने से वो निडल डिफ्लेक्ट कर गया। अब जब मुझे गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं करना है तो उसको वापस भी तो इधर लाना है, तो इसीलिए उसके नीचे एक स्प्रिंग भी रहता है कि जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगी तो वो स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ में आने के लिए वो इसको वापस ऐसे ले आता है। तो स्प्रिंग में टॉर्सन लगता है, वो स्प्रिंग इलोंगेट नहीं होकर रोटेट होता है, राइट, ट्विस्ट होता है। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला Kx होता है, याद होगा। स्ट्रेट लाइन में अगर स्प्रिंग इलोंगेट हुआ तो उसका फॉर्मूला Kx होता है, और अगर वो ट्विस्ट ऐसे हुआ है तो K∅ लिखा हुआ है उसी को, जहाँ पे K को बोलते हैं टॉर्सन कांस्टेंट। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग को लंबा इलोंगेट या कंप्रेस करने समय क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग को रोटेट करते समय क्या यूज करते हैं हम लोग, टॉर्सन कांस्टेंट, ओके। तो एट इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो गया, स्प्रिंग फोर्स के। मतलब जब वो मैग्नेट वाला फोर्स उसको रोटेट कराना चाह रहा है, स्प्रिंग में ट्विस्ट आ रहा है तो स्प्रिंग रीस्टोर करना चाह रहा है वापस अपने शेप को, तो दोनों जब इक्वल हो जाएगा वहीं तक ना रोटेट होगा। तो इससे फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई NAB/K इंटू आई। NAB/K इंटू आई में क्या क्या टर्म है सब बता देंगे। तो N है नंबर ऑफ टर्न, वाइंडिंग की है उसमें कितना टर्न है। A है एरिया ऑफ लूप, रेक्टेंगुलर लूप बनाए होंगे तो उसका एरिया। B मैग्नेटिक फील्ड, और K टॉर्सन कांस्टेंट, और I करंट फ्लोइंग थ्रू लूप, कितना करंट लूप में फ्लो किया। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। अब गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करेगा कि करंट फ्लो किया कि नहीं। अगर ज़्यादा करंट मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है कुछ इसमें। तो कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। थैंक यू।